नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों। हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह शुभ अवसर इस संकल्प को दोहराने का भी है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करेंगे। प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के मजबूत हौसलों और निरंतर प्रयासों से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। आज के दिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अहम योगदान को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बर्फबारी के बीच खुद शिमला पहुंचकर ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस सौगात के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में जिन विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, हम उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कांगड़ा जिला के परागपुर में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। परागपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जसवा रियासत के शाही परिवार की राजकुमारी पराग देवी की याद में की गई थी। परागपुर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में परागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। परागपुर का पड़ोसी गांव गरली भी इसी हेरिटेज जोन का हिस्सा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का अवसर मिला। 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुझे प्रदेश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा काल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जन सेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया है और इसी भावना के साथ इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही है। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। प्रदेश की खराब वित्तीय हालत हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज और कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ हमारी सरकार को विरासत में मिला था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया। संसाधनों के सही इस्तेमाल से राज्य को पिछले 3 वर्षों में 26,683 करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति हुई, जो पूर्व सरकार की इस अवधि की तुलना में 3,800 करोड़ रुपया अधिक है। हमने शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई, जिससे 5,408 करोड़ रुपया अर्जित हुए, जो पिछली सरकार से 1,114 करोड़ रुपया ज्यादा है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान हक है। हम प्रदेश की संपदा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और हम
उन्हें कभी बिकने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि गंभीर आर्थिक संकट के मोर्चे पर लड़ने के साथ साथ हमें 2023 और 2025 में 2 बार भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस आपदा में जहां हमने कई बहुमूल्य जीवन गंवा दिए, वहीं 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी उठाना पड़ा। हमने केंद्र सरकार से बार बार इस नुकसान की भरपाई का मामला उठाया, पर हमें एक भी बार पर्याप्त मदद नहीं मिली। लेकिन विपक्षी दल ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रदेश के लोगों की आवाज बनने की बजाय विपक्ष ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को धन बल से गिराने की साजिशें रची। लेकिन हमारी सरकार ने आत्मीय संवेदनशीलता के साथ आपदा पीड़ितों का दुख दर्द बांटा और दिन रात उनके साथ खड़े रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई, जो देश में सबसे अधिक है। जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें नया घर बनाने के लिए 8 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनके अन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी बढ़ी हुई आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादों के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ओपीएस प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया है। हम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से हर महीने 1,500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान कर रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार इन युवाओं को निश्चित आय भी सुनिश्चित कर रही है। इसी योजना के दूसरे चरण में राज्य सरकार निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 2 मेगावाट के सौर पैनल स्थापित करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में यह सब्सिडी 5% और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% है। इसी तरह इस योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान भी किया गया है। एक और गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। भाइयों और बहनों, अपने वादे के मुताबिक हमारी सरकार ने पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। इस पहल से हिमाचल दूध खरीद पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोबर खरीद योजना के तहत प्रदेश सरकार पशुपालकों से 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट की खरीद कर रही है। यह योजना भी हमारी चुनावी गारंटी का हिस्सा
थी। युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती की है। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा अनुदान 10,249 करोड़ रुपया था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों को 2023 में आपदा के लिए पीडीएनए के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता का आज भी इंतजार है। चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर लागू कर रही है। हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और किसानों, बागवानों और पशुपालकों के संघर्षों को करीब से देखा है और अनुभव किया है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता में किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं को 60 रुपए, मक्की को 40 रुपए और कच्ची हल्दी को 90 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। चंबा जिला के पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाया गया है। घाटी के किसानों से प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 247 से बढ़ाकर 320 रुपए किया है। प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी के बड़े योगदान को देखते हुए हमने बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इससे प्रदेश के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे आज हजारों सेब उत्पादकों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। मैंने न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मुद्दा भी केंद्र सरकार से उठाया है। हम सेब बागवानों के हितों को पुरजोर तरीके से हर मंच पर उठाएंगे। हमारी सरकार का शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की गारंटी प्रदान की थी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से हमारे किसानों, बागवानों और समाज के कमजोर और गरीब वर्गों पर अत्यधिक जातियां हो रही है। कड़े संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को अपने पारित किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को समाप्त कर इस वर्ग पर एक और कुठाराघात किया है।
आज किसानों और बागवानों में केंद्र की किसान विरोधी नीतियों पर बड़ा आक्रोश है। उनका मानना है देश में मिलने वाली कीटनाशक, खाद और स्प्रे इत्यादि की गुणवत्ता घटिया है और ये सब उन्हें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। इन दवाइयों से बागानों में बेमौसमी पतझड़ हो रही है और पौधों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे किसान और बागवान भाइयों को इसका सीधा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों और बागवानों के हितों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं प्रदेश में कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा करता हूं। यह आयोग किसानों और बागवानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार आने वाले बजट सत्र में इस आयोग के गठन संबंधी बिल को विधानसभा में पेश करेगी। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के वातावरण को बचाने के लिए भी कई कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर और सभी जिलों में 90 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हम अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एक और कदम बढ़ाते हुए हमने जियो थर्मल पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि प्रदेश में जियो थर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज और इनके दोहन को बढ़ावा मिल सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों को नौकरियां प्रदान की है। इसके अलावा हमारी सरकार ने बीपीएल चयन प्रक्रिया में ढील देते हुए पक्के मकान की शर्त को हटा दिया है। राज्य सरकार पहली बार 20 साल से आईआरडीपी में शामिल 27,717 परिवारों को पक्के मकान देने जा रही है। ये परिवार कई वर्षों से कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जहां पेड़ लगाने पर जोर दे रही है, वहीं इसे रोजगार के साथ भी जोड़ा जा रहा है। जंगलों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए लागत की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इसमें महिला एवं युवक मंडल स्वयं सहायता समूहों को नए जंगल उगाने और इनके संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा आज के समय की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर भी हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान
मिला है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने और सीखने के स्तर में भी हिमाचल ने पहला स्थान प्राप्त किया है। पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी 9 महीनों में 900 से ज्यादा शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थान खोले और 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेवड़ियां बांटी, लेकिन इनके लिए ना तो बजट का प्रावधान किया गया और ना ही संसाधन जुटाए गए। इसलिए हमारी सरकार को 1,000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा किंतु विवेकपूर्ण फैसला लेना पड़ा। इससे जहां गैर जरूरी खर्चों में कटौती हुई, वहीं अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हुई है। हमारी सरकार ने 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 100 से अधिक स्कूलों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। हर विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि देखकर हम चीजों को और अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। इसलिए हमने अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की है। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए की ऋण सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तथा 15 से 20 साल पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में पहली बार विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आरंभ की गई रोबोटिक सर्जरी एक क्रांतिकारी पहल है। शिमला के चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जल्दी ही आईजीएमसी शिमला, हमीरपुर और नेरचौक मंडी में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आरंभ की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, हाई रेजोल्यूशन एमआरआई, सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि की खरीद की गई है। एम्स दिल्ली के सम्मान टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला और चमियाना हॉस्पिटल में 75 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब 3 माह के भीतर स्थापित की जाएगी, जिससे कई प्रकार के टेस्ट एक सैंपल से ही हो जाएंगे। हमारी सरकार मरीजों को सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम कर रही है। मैंने निर्देश दिए हैं कि क्वालिटी दवाइयां सीधे कंपनी से ही खरीदी जाए। भाइयों और बहनों, दूर दराज इलाकों के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दुर्गम इलाकों के गांव में रात्रि ठहराव कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार ने एक अभिभावक के रूप में इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप का दर्जा प्रदान किया है। ऐसे लगभग 6,000 बच्चों की शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। हमारी सरकार ने दिव्यांग माता पिता के बच्चों
तथा सेमी ऑर्फन के बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में 99,799 मामले मंजूर किए गए हैं। साथ ही हमने पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों को प्रदान करने का भी प्रावधान कर दिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में प्राकृतिक, धार्मिक और साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और देहरा उपमंडल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित प्रदेश भर में हेलीपोर्ट, हेलीपैड, रोपवे निर्माण, इको एंड टूरिज्म साइट, स्काई वॉक, ब्रिज आदि के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे निर्माण एवं विस्तार के लिए युवकों को ऋण पर ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। हम अपने युवाओं के बेहतर भविष्य और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सालों से लंबित राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए नई पहल करते हुए विशेष राजस्व अदालतों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। अब तक 5,10,257 राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने माई डीड पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत 55,000 से ज्यादा रजिस्ट्री की जा चुकी है। लोगों की सुविधा के लिए राजस्व प्रबंधन पोर्टल पर राजस्व मामलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। अब तक 1,17,000 मामलों के आदेश अपलोड किए जा चुके हैं। हमारी सरकार 2 जनवरी 2026 के बाद तकसीम एवं दुरुस्ती मामलों की 2 विशेष लोक अदालतें आयोजित कर चुकी है, जिनमें तकसीम एवं दुरुस्ती के कुल 219 मामले निपटाए गए। ये विशेष लोक अदालतें हर मास के अंतिम 2 दिनों में आयोजित राजस्व लोक अदालतों से अलग होगी। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में हिमाचल प्रदेश को टॉप परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया है। भाइयों और बहनों, हम प्रदेश के संसाधनों की रक्षा और नए संसाधन सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई है। पंजाब के साथ शानन जल विद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग की है। हम बीबीएमबी परियोजनाओं में 12% निशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपया जारी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से कड़छम बांगटू परियोजना में प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12 से बढ़कर 18% हुई है, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में न्यायालय में हमारी जीत हुई है, जिससे राज्य को सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी होगी। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। केंद्र से शानन परियोजना और चंबा जिला की बैरासूल जल विद्युत परियोजना राज्य को
लौटाने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष एनपीएस के 9200 करोड़ रुपया राज्य सरकार को वापस देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध शुरू किया है। इस मुहिम में राज्य में एंटी चिट्टा वॉकथन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोग नशे के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमने चिट्टे की सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। प्रदेश में पहली बार ग्राम सभाओं में चिट्टा से संबंधित सूचनाओं की समीक्षा, इसकी लत में फंसे स्थानीय युवाओं के पुनर्वास सहित अन्य विषयों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत लगभग 42 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम प्रदेश को अगले साल तक आत्मनिर्भर और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने का अपना संकल्प पूरा करने में कामयाब होंगे। एक बार पुनः मैं प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।